हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक है बिहार पुलिस दरोगा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा असम। चलिए तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिसमें पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा ओडिसी, चौथा कथकली, पाँचवा कथक, छठा मणिपुरी नृत्य और सातवां मोहिनीअट्टम, और आठवां शास्त्रीय नृत्य हो गया सत्रिया, जो असम का है। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं कि भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है, यानी कि सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम ही था। अगला पॉइंट कहता है कि इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में, इनके जो निम्न में से जो कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा सोनल मानसिंह, और अगला है रुक्मिणी देवी, और एक और है मृणालिनी साराभाई। और बहुत से हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में जानते हैं। अगला है कुचिपुड़ी। अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी हैं, और भारतनाट्यम का भी प्रसिद्ध कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला है राधा रेड्डी, फिर उसके बाद है राजा रेड्डी, यानी कि कुचिपुड़ी रेड्डी। रेड्डी आएगा तो समझ जाएगा कि वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अगला है ओडिसी। ओडिसी शब्द से ही पता चल रहा है कि यह उड़ीसा का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। पहला है सोनल मानसिंह, दूसरा है रानी कर्ण, और भी इनके बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखना है। अगला है कथकली। कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि केरल कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, तो हो जाएगा कथकली कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, तो हो जाएगा केरल। अब इनके बारे में, इनके जो कलाकार हैं उनके बारे में जानते हैं। एक है मृणालिनी साराभाई, बालतोल नारायण, उदय शंकर, कृष्ण नायर और मृणालिनी साराभाई इत्यादि। अगला है कथक नृत्य। कथक नृत्य उत्तर भारत में यानी कि खास करके यूपी वाले लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसके नृत्य के जो कलाकार मेन हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण और मालविका सरकार। सितारा देवी, बिरजू महाराज, जिनमें ज़्यादातर महाराज आते हैं वो समझिए कि कथक नृत्य से हैं, जो यूपी से हैं। और बिरजू महाराज कथक के बहुत अच्छे नृत्य डांसर थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है मणिपुरी नृत्य।
मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर से है। मणिपुरी नृत्य पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि यह मणिपुर का है। इसके बारे में आगे कहता है कि इनके जो कलाकार, मेन कलाकार हैं, वह है नल कुमार सिंह और झावेरी बहनें। झावेरी बहनें मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल राज्य से दो शास्त्रीय नृत्य आ गए हैं, एक हो गए कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य संबंध मोहिनी के नाम से बना है, जिसके रूप में भगवान विष्णु ने धारण किया था। इसके कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्री देवी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ में? इसका सही जवाब है सिंदरी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु, यानी कि पूछे कि भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ में लगाया गया था, तो रानीपेट तमिलनाडु 1906 में, और सिंदरी में 1951 में। आगे कहता है कि भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। उत्पादक करने में भी तीसरा नंबर पर और उपभोक्ता में भी तीसरा नंबर पर। आगे कहता है कि चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक है, यानी कि पहला नंबर पर चीन, दूसरा में अमेरिका और भारत तीसरा नंबर पर। आगे आते हैं, देखते हैं। कहता है कि अगला टॉपिक कहता है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखानों की स्थापना 1951 में सिंदरी, यानी कि तत्कालीन जो उस समय तत्कालीन अभी जो बिहार में पड़ता है, में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोका, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख, फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं आगे। अगला पॉइंट कहता है कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है, जो कहाँ में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे कहता है कि राजमुंद्री उर्वरक कारखाना कहाँ में स्थित है? तो हो जाएगा कहाँ? आंध्र प्रदेश, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? समस्थानिक कहने का मतलब, यानी कि कह रहा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, यानी कि जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे कहेंगे समस्थानिक। उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। अगला देखते हैं, इसके कुछ टॉपिक समझ लेते हैं। कह रहा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है। उसी कह रहा है कि जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के मेन 3 समस्थानिक हैं, जिसमें पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। आगे जानते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका 27 समस्थानिक होते हैं। आगे देखते हैं कि किसी पुराने कार्बन पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग
किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु को जानने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला है कि यूरेनियम के समस्थानिक, यानी कि जो यूरेनियम का जो समस्थानिक है जिसको परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, वो है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक कौन सा हो गया? आयोडीन 131। आगे चलते हैं। अगला कहता है, समभारिक किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले था समस्थानिक, जिसमें कोई क्या कह रहा था कि जिसकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसे आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। यहाँ कह रहा है आइसोबार, इसके बारे में कहता है कि वैसा तत्व परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो, यानी कि परमाणु संख्या जिसका भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे समभारिक कहेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के बारे में कहता है, समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है। परमाणु संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान A है। दोनों का मान विभिन्न होता है, यानी कि परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न होता है, लेकिन जब उसको घटाएंगे, यानी कि A में से Z, यानी कि परमाणु संख्या में से परमाणु द्रव्यमान घटाएंगे तो उसका जो अंतर जो आएगा उस समान आएगा, तो उसी को हम सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से यानी कि चौथा प्रश्न है, कट गया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अंगद। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि गुरु अंगदेव यानी कि अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। गुरु अंगदेव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। इन्होंने ही गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। यानी कि लंगर व्यवस्था शुरू कौन किए थे? गुरु नानक, लेकिन उसको अस्थायी कौन बना दिए? गुरु अंगद देव ने। अगला देख लेते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन हो गए? गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हैं। अगला कहता है कि जो गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब यानी कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। आगे कहता है अगला पॉइंट कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिसे सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और ये अकबर के समकालीन थे। अगला कहता है कि 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। यानी कि गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था 1589 में। उसके बाद कहता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला पॉइंट है कि 1699 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह यानी कि खालसा पंथ यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। आगे कहता है कि गुरु नानक जो थे कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। आगे कहता है कि गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना यानी कि कहेगा कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। देख लेते हैं। कह रहा है निम्न वक्तव्य पर विचार का सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन ए में कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। तर्क देख लेते हैं। आर में कह रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अब इसके बारे में कहता है, आंसर हो गया इसका पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कहता है कि भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृति की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण के प्रकृति लक्षणों को परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि महाखंडों के अतिरिक्त, यानी कि हिमालय के बारे में है, हिमालय अफवाह के बारे में कहता है कि महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियां, छिपरी क्रियाएं एवं जलप्रपात भी बनाती हैं। आगे अगला पॉइंट करता है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी सौरव बिहार कहते हैं। अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। यह नदी पर्वत के ऊपरी स्रोतों से भारी मात्रा में अपवाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। अगर हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कहता है कि यह विश्व का सबसे बड़े नदियों द्रोणियों में से एक है। कहेगा कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो हो जाएगा सिंधु नदी। अगला कह रहा है गंगा नदी के बारे में। अपनी द्रोणियों और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आगे कह रहा है कि यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है, जिसे उत्तराखंड में, गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कहता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमाईगुंडम हिमनद से हुआ है। इसके बारे में कहता है कि तिब्बत में से, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, सांगपो का अर्थ होता है शोधक। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सांगपो का अर्थ वहाँ क्या होता है? शोधक। आगे कहता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है छठा, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? यानी कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाना है तो 4 राज्य में उसकी मान्यता जरूरी है। इसके पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि भारत में, यहाँ से कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि कहे कि भारत में राजनीतिक दल का मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इसमें पहला है कि लोकसभा का जो आम चुनाव होता अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में केवल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। यानी कि अगर कुछ डाले गए वोट का अगर 6% वोट प्राप्त हो गया तो उसे उस दल को मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे अगले इसके बाद वाले 7वां प्रश्न से। थैंक यू।